गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स विषय के अंतर्गत हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पूंजीगत लाभों से आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। देखिए, इससे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी वेतन शीर्षक से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आए और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी व्यापार एवं पेशे से आए, इन तीन शीर्षकों को देख चुके हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आयकर की दृष्टि से आय को 5 शीर्षकों में बांटा जाता है। तो इन शीर्षकों के अलावा 2 और शीर्षक, एक तो पूंजीगत लाभों से आय और एक अन्य साधनों से आय हमारे अभी पढ़ने के लिए शेष बचे हैं। तो आज हम अपना 4th और वेरी इंपॉर्टेंट हेड शुरू कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ होता है। अर्थात यदि किसी पूंजी संपत्ति को हमने किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है, बेच दिया है और उससे हमें कोई लाभ प्राप्त हुआ है तो वह इस चौथे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। सामान्यतः देखा जाए तो पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही पूंजी लाभ होता है, किंतु पूंजी लाभों में निम्न मैं कुछ परिस्थितियां आपको बता रही हूँ, उन्हें भी शामिल कर लिया जाता है, जिसमें पहला है बीमा कंपनी से प्राप्त राशि। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी पूंजी संपत्ति में कुछ ऐसे कारण होते हैं, उन कारणों से नष्ट एवं क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से कोई राशि प्राप्त होती है अथवा संपत्ति प्राप्त होने पर होने वाला लाभ पूंजी लाभ माना जाता है और उसे गत वर्ष की आय में ही शामिल किया जाता है। जैसे देखिए कौन कौन सी ऐसी आपदाएं होती हैं जिनसे कि बीमा कंपनी से हमें राशि प्राप्त होती है, जिसमें पहला है बाढ़, तूफान, भूचाल और अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो हमारा माल नष्ट हो गया। दूसरा है दंगे या कोई नागरिक अशांति हो गई हमारे देश में या हमारे उस स्थान पर जहाँ पर हम रहते हैं, उससे हमारा माल नष्ट हो गया। सी पॉइंट है हमारा दुर्घटनावश आग और विस्फोट, कोई आग लग गई हमारे गोदाम में, सारा माल नष्ट हो गया। और डी पॉइंट है किसी शत्रु देश की कार्यवाही, चाहे वो युद्ध घोषित हो अथवा नहीं हो। इन सभी 4 कारणों से हमने अपने माल का बीमा कराया हुआ है और हमें इन सभी 4 कारणों के चलते माल का कोई लॉस हुआ है तो हमने बीमा कंपनी को अपना दावा पेश किया और वो दावा पेश करने से हमें जो भी राशि प्राप्त हुई वो हमारी आय कहलाएगी। और पूंजीगत लाभों को, इन्हें पूंजीगत लाभ मानते हुए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स वाले हेड में ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा कंपनी के समापन पे प्राप्त राशि। धारा 46 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत किसी कंपनी के समापन पर अंशधारियों को अंशों के बदले मिलने वाली राशि में से गर्भित लाभांश घटा दिया जाता है और शेष राशि को पूंजीगत लाभ माना जाता है। जो गर्भित लाभांश होता है वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है और बाकी जितना का जितना हमें पैसा मिला होता है वो सारा का सारा हमारा इस 4th हेड में आ जाता है। थर्ड पॉइंट है कंपनी द्वारा अपने अंश क्रय करने पर अंशधारियों द्वारा प्राप्त राशि। यदि कोई कंपनी अपने स्वयं के अंश खरीद लेती है या अन्य कोई प्रतिभूतियां खरीद लेती है तो अंशधारकों को अथवा प्रतिभूति धारकों को ऐसे अंश जो कि कंपनी ने खरीदे हैं और ऐसी प्रतिभूतियां जो कि कंपनी ने खरीदी हैं तो उनके विक्रय के फलस्वरूप होने वाला लाभ ये पूंजीगत लाभ कहलाता है और धारा 46(a) के तहत इसी हेड में कर योग्य होता है। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स के बाद कर का आधार क्या बनता है, यानी कि बेसिस ऑफ चार्जेस हमारे इनकम टैक्स में इस हेड में क्या होते हैं। तो गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से हुआ लाभ यानी प्रॉफिट या फायदा यानी गेन आयकर में कर योग्य होता है, बशर्ते वह आयकर अधिनियम में कर मुक्त न हो। धारा 45 सबसेक्शन A।
1। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करमुक्त मानी गई है, जैसे आप लोगों को पता है एक इम्पॉर्टेंट अपनी ऐसी संपत्ति है कृषि भूमि, वो वैसे ही करमुक्त होती है, तो उस पर यदि कोई प्रॉफिट होता है तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हेड में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें समझ आया कि जो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे हैं उनके अनुसार पूंजी लाभ के रूप में आय को कर योग्य करने के लिए निम्न 5 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। कौन कौन सी हो सकती हैं वो शर्तें? देखिए आपके सामने हैं वो शर्तें। पहली है पूंजी संपत्ति का होना। ऑब्वियसली पूंजी संपत्ति होगी तभी तो वो बिकेगी, तभी तो वो हस्तांतरित होगी और तभी तो उस पर लाभ होगा। सेकंड पॉइंट है उक्त संपत्ति का हस्तांतरण होना। पूंजी संपत्ति होगी तो दूसरा पॉइंट उसका हस्तांतरण होगा। यदि मेरे पास एक मकान है लेकिन मैं वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचती ही नहीं हूँ तो पूंजी संपत्ति होते हुए भी लाभ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। थर्ड पॉइंट है हस्तांतरण गत वर्ष में होना, यानी कि जब हम गत वर्ष का, आपको मैं पहले भी बता चुकी ये बात कि जब भी हम सवाल करते हैं इनकम टैक्स का तो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर पे कमाए हुए आयों पर हम टैक्स देते हैं। तो यदि कोई पूंजी संपत्ति हमारे पास है, उसका हस्तांतरण हुआ है तो वह हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए। चौथा पॉइंट है उस संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होना, क्योंकि यदि लाभ होगा तभी तो आयकर देंगे हम उसके ऊपर। तो पूंजी संपत्ति होनी चाहिए, उसका हस्तांतरण होना चाहिए, हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए और हस्तांतरण से लाभ होना चाहिए। अब देखो उक्त लाभ धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA या 54GB के अंतर्गत करमुक्त नहीं होना चाहिए। ये मैंने यानी कि ऐसा कोई भी लाभ जिसे इन धाराओं के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 में करमुक्त करार दिया गया है, वो लाभ यदि होगा तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना ही नहीं है, और जब टैक्स देना ही नहीं तो इस हेड के अंदर हम उसे टैक्सेबल करेंगे ही क्यों। ठीक है, अब आते हैं अपन 2-3 बार बात कर चुके, और जैसे कि चैप्टर का नाम है पूंजीगत लाभों से आय, तो पूंजीगत लाभ जब होंगे तो इसका मतलब हमारे पास कोई पूंजीगत संपत्ति भी होगी ना। तो अब हम देखेंगे पूंजीगत संपत्ति से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए पूंजीगत लाभ जो हैं उसमें पूंजीगत संपत्ति निकालने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 214 में इस पूंजीगत संपत्ति को परिभाषित किया गया है। पूंजीगत संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित होती हैं, चाहे वे करदाता के व्यापार एवं पेशे में उपयोग में आती हों या नहीं आती हों। इस प्रकार पूंजी संपत्ति में चल अथवा अचल संपत्ति, व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक सभी संपत्तियां शामिल होती हैं। इसमें वो संपत्तियां भी शामिल होती हैं जिन्हें विदेश विनियोग संस्थान ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल के नियमानुसार क्रय किया है, लेकिन अधिनियम की धारा 214 में अग्रलिखित को स्पष्ट रूप से पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। यानी दूसरे शब्दों में अग्रलिखित संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी संपत्ति का लाभ नहीं कहलाएगा, लेकिन अग्रलिखित संपत्तियों में बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि शामिल नहीं की जाती। अर्थात पूंजी संपत्ति ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो कर मुक्त भी नहीं है और जिसे शामिल भी किया गया है। अगले अपनी क्लास में देखेंगे कि पूंजीगत संपत्ति में कौन कौन सी संपत्तियां नहीं ली जाती। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, थ्योरी को अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे, और यदि कुछ समझ नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं या टेलीफोन के थ्रू मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।